नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र प्रताप सिंह। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव परिणाम आने में अब बस कुछ घंटों की देरी बची है। एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाने की चेष्टा जरूर की है, लेकिन अब सबकी नजरें कल यानी गुरुवार को होने वाली मतों की गिनती के बाद निकलने वाले नतीजों पर है। जाहिर है, गुजरात में जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो लगातार 7वीं बार राज्य की सत्ता पर काबिज हो, तो उधर हिमाचल में बीजेपी की कोशिश हर 5 साल में सरकार बदलने की रिवाज को ही बदल देना यानी रोक देना। क्या होगा परिणाम, इसके कुछ ही घंटों बाद पर्दा उठना शुरू होगा। लेकिन मतों की गिनती को लेकर दोनों ही राज्यों में कैसी है तैयारी, उन पर डालेंगे एक नजर। तमाम चुनावी गहमा गहमी के बाद अब सियासी दल भी सांस रोके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। इस पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए अहमदाबाद से हमारे सहयोगी नीरज सिंह और शिमला से हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले बात गुजरात में मतों की गिनती से जुड़ी तैयारियों की करते हैं। गुजरात में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुवार यानी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्य की 182 विधानसभा सीटों के लिए 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में मतों की गिनती को लेकर कैसी है तैयारी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तकरीबन 27 दिनों तक चले चुनावी गहमा गहमी के बीच गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को आएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अहमदाबाद जिले में सर्वाधिक 3, जबकि सूरत और आणंद जिले में सबसे कम 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि इस बार ईवीएम और डाक मतपत्रों की एक साथ गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटों की गिनती का काम अलग अलग सेंटर में गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू होगा। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम खुलेंगी। 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। माना जा रहा है कि दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। टोटल हमारा 37 काउंटिंग सेंटर्स है। अहमदाबाद में 3 है, सूरत 2 है, आनंद 2 है एंड बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 1-1 है। टोटल 37 काउंटिंग सेंटर्स है। इन सभी स्टाफ का तैयारी हो गया, ट्रेनिंग का तैयारी हुआ। इन लोगों का एक्स्ट्रा मैन पावर भी रखा है। पहले पोस्टल बैलेट 8 बजे तैयार होगी, इसके बाद 8:30 को ईवीएम का काउंटिंग चालू होगा। इसके बाद दोनों साथ साथ चलता है। सो पूरा ट्रेनिंग ठीक तरह से दिया है। डीडी न्यूज पर भी मतगणना को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन हर महत्वपूर्ण जगहों पर मौजूद हमारे संवाददाता मतगणना से जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मतगणना पर महा कवरेज, सबसे सटीक रुझान, क्या फिर खिलेगा कमल या सियासत लेगी करवट, किसकी होगी सरकार, कौन जीतेगा चुनावी रण, किसके हिस्से आएगी हार। गुजरात चुनाव के सबसे तेज और सटीक नतीजे देखिए मेरे साथ केवल डीडी न्यूज पर। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं और यहाँ सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की दरकार होती है। भाजपा 27 सालों से सत्ता में है और इस बार भी सरकार बनाती है तो पार्टी पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के लगातार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। एग्जिट पोल में भाजपा की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया गया है। गुजरात में परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। चुनाव बाद के सर्वेक्षणों में गुजरात में भाजपा के लगातार 7वीं बार सरकार बनाने का अनुमान जताया गया है। सत्तारूढ़ दल के 117 से 151 सीटों पर जीत दर्ज करने की संभावना जताई गई है, जबकि कांग्रेस को 16 से 51 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 13 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में बहुमत के लिए 92 सीटों पर जीत जरूरी है। गुजरात में इस साल 66.31% मतदान दर्ज किया गया था, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में पड़े 71.28% वोटों से कम है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी, युवा नेता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर समेत कुल 1621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बृहस्पतिवार को होगा। गुजरात चुनाव में कुल 70 राजनीतिक दलों और 624 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो कल सुबह एक तरीके से मतगणना की शुरुआत होगी, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल एक तरीके से अपनी सांसें थामे बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त किस तरीके की हलचल है पूरे गुजरात में, उस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर बात की जाए तो बमुश्किल अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन तमाम राजनीतिक खेमों से किस प्रकार की बातें, सुगबुगाहट और बयान या कहा जाए दावे निकल के आ रहे हैं? देखिए, दावे तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी जीत की कर रही है। आरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार जो गुजरात का जो रण है वो बदला हुआ दिखाई देगा और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होगी। वहीं बहुमत की बात आम आदमी पार्टी भी कर रही है। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं और दूसरा पार्टी मुख्यालय में जिस तरह की गहमा गहमी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी मुख्यालय में आज शाम से ही पहुंचना शुरू हुए और उनकी एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया कि कल जिस तरह से परिणाम निकल कर सामने आएंगे तो किस तरीके से उनको पेश आना है, किस तरह के जो सेलिब्रेशन है वो किया जाएगा, किस तरीके से जो रैलियां हैं या ये कह सकते हैं कि जगह जगह जो सेलिब्रेशन है वो किस तरह से किया जाएगा। तो इसकी पूरी जो जानकारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई है। मिठाई का ऑर्डर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, आरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि वो भी सेलिब्रेशन करेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। अब कितनी सीटें होंगी, क्या 99 से सीटें ज्यादा बढ़ेंगी? नीरज, लेकिन आपने ये बताया कि बीजेपी ने ऑर्डर दे दिया है लड्डू का, लेकिन क्या कांग्रेस के खेमे की ओर से लड्डू का ऑर्डर दिया गया है या वो सेलिब्रेशन करने के लिए इंतजार करेंगे? कुछ इसको लेकर थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, कांग्रेस अभी इंतजार करेगी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं गुजरात के, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हम 11 साढ़े 11 बजे तक वेट करेंगे और उसके बाद ही हम किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे, किस तरह से अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे, उसकी रणनीति बाद में बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी थोड़ी सी पीछे दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी से। जैसे चुनावी प्रचार में आपने देखा होगा कि एक तरह से कि बमबारी करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, अपने तमाम नेताओं को उतार के गुजरात के अंदर एक साथ विधानसभाओं में प्रचार किया था और कांग्रेस पार्टी उस प्रचार से थोड़ी सी दूर हमको दिखाई दी, क्योंकि पहले 2017 का इलेक्शन भी आनंद मैंने कवर किया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी कांटे की लड़ाई थी और जो प्रचार था वो भी धुआंधार था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कई जगह पर कांग्रेस पार्टी से बेहतर स्थिति में रही है प्रचार की में, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतना प्रचार करती हुई नहीं दिखाई दी। यही कारण है कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के मामले में तो कम से कम ले रखी है और लड्डुओं की तैयारी के मामले में भी सबसे पहले ऑर्डर कर दिया है। नीरज, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है तो अनौपचारिक बातचीत में तमाम कांग्रेस के नेताओं से जो आपकी बातचीत हुई है, तो क्या इस रणनीति के बारे में कुछ खुल के बोल रहे हैं कि आखिर क्यों वो लगातार इस पूरे चुनाव में अंडर प्ले करते रहे? बहुत ज्यादा उन्होंने तेजी से प्रचार नहीं किया, उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है बड़े स्तर पे उन्होंने रैलियां नहीं की जो हमने पिछली बार देखा था। एक तरीके से पूरा कैंप कार्यालय बना दिया गया था यहाँ पे चुनाव के समय, जिसका जिक्र आपने किया 2017 का। तो वो क्यों नहीं रहा? क्यों इस प्रकार की कई लोग या राजनीतिक जानकार कहते नजर आए कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को स्पेस देती दिखाई पड़ रही है? इसको लेकर कोई बात? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर हमने बात की थी और शक्ति सिंह गोहिल हैं, उनसे ही हमने इसको लेकर चर्चा करी। उनका कहना है कि जब जब गुजरात के अंदर चुनाव हुआ है, 2017 को देखें, 2012 को देखें, जब जब राहुल गांधी वर्सेस मोदी का चुनाव हुआ है, सोनिया गांधी वर्सेस मोदी का चुनाव हुआ है, उसमें चेहरे के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा कद है। उस कद को कांग्रेस पार्टी क्रॉस नहीं कर पाई 2017 के इलेक्शन में भी, 2012 के इलेक्शन में भी और 2007 के भी इलेक्शन में। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सामने नहीं आए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई कि जो पिछली बार जो 77 विधायक इनके जीते थे उसमें से ज़्यादातर विधायकों को इन्होंने दोबारा से टिकट दी और जो प्रचार की जो रणनीति है वो लोकल स्तर पर बनाई, जो स्थानीय नेता हैं वो जगह जगह पर प्रचार करते रहे। तो ये एक रणनीति कांग्रेस ने बनाई। अब ये रणनीति कितनी कांग्रेस की सफल होगी ये तो कल जो नतीजे हैं वो बता देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचार किया उसी तरीके की करीब करीब रणनीति आम आदमी पार्टी ने भी, चाहे सूरत हो या फिर जो आदिवासी इलाके हों
वहां पर एकदम कह सकते हैं कि लगातार वो प्रचार करते रहे और चर्चा में बने रहे। जी तो ये एक रणनीति जी कांग्रेस नीरज, एक पार्टी चीज और, क्योंकि वोटिंग जो परसेंट था इस बार का वो पिछले बार के मुकाबले कम रहा है। कम वोटिंग होना, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक खेमों में किस प्रकार का अपना अपना सबका एक स्पष्टीकरण या कहा जाए कैलकुलेशन है कि साहब किस तरह से ये उनके हक में जा रहा है? देखिए, तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि कम वोटिंग परसेंट होने से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप देखें 2007 में जो वोटिंग परसेंट था वो करीब 60% के आसपास था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उसके बाद 2012 में देखें 71% हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उसके बाद फिर 2017 में वोटिंग परसेंट कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उससे जो सत्ता में वापसी का जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ है। जबकि कई सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे पिछली बार सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही थी, उत्तर गुजरात में कांग्रेस पार्टी से पीछे रही थी, लेकिन इस बार सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात का जो माहौल है वो बदला हुआ है। क्योंकि सौराष्ट्र में पाटीदार आंदोलन था, उसका असर नहीं है। उत्तर गुजरात में इन्होंने आदिवासी इलाकों में जमकर काम किया। तो यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी 140 से 150 का जो आंकड़ा है वो सामने रख रही है, इसी आधार पर रख रही है। जी नीरज, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कल का सभी को इंतजार है, हमें और आपको भी इंतजार है कि आखिर गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में आखिर इस बार क्या कुछ निकलता है। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए, और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। और ब्रेक के बाद जनादेश में अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव नतीजों की घोषणा के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए राज्य भर में 59 जगहों पर 68 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल में मतों की गिनती को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए राज्य भर के 59 स्थानों पर
68 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती की जाएगी। राज्य की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान हुआ था। एक मतगणना केंद्र में 50 से 60 कर्मचारी तैनात रहेंगे। हर केंद्र में ईवीएम के लिए 14 टेबलें होंगी। इस तरह करीब 4000 कर्मचारी सीधे मतगणना का काम करेंगे। इसके अलावा मतगणना से संबंधित अन्य कार्यों के लिए भी स्टाफ लगेगा। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर करीब 10,000 कर्मचारी मतगणना वाले दिन ड्यूटी पर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग ने कर ली है। इस समय मैं छोटा शिमला के एक स्कूल के अंदर हूं। यहां पर कुसुम्पटी विधानसभा के लिए यहां पर मतगणना होगी और आप यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो सुरक्षा के पूरे इंतजामात यहां पर किए हुए हैं। पूरे राज्य भर की बात करें तो 68 विधानसभा सीटों के लिए कुल 59 जगहों पर जो है मतगणना का काम होगा। अलग अलग जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर मतगणना होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव देखने को मिला था, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष तरीके से मतगणना के लिए भी पूरे इंतजामात किए हैं। जो भी राजनीतिक दल के जो एजेंट होंगे, उन एजेंट को आई कार्ड वितरित किए गए हैं और वो काउंटिंग सेंटर्स पर वो होंगे और पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग की निगरानी में निष्पक्ष तरीके से मतगणना होगी। लेकिन हाँ, किसी भी उम्मीदवार को या राजनीतिक दल के नेता को मतगणना केंद्र के 100 मीटर अंदर आने की उनको परमिशन नहीं होगी। 100 मीटर दूर ही उनको रहना होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एक अच्छा चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, उसी तरीके से अब मतगणना के लिए भी निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है। मतगणना की तैयारियों के बीच हिमाचल प्रदेश में चुनावी नतीजों को लेकर कयास भी तेज हो गए हैं। हिमाचल में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा 35 सीटों का है। वर्तमान में प्रदेश की सत्ता पर भाजपा की सरकार है। हिमाचल चुनावों का 35 सालों का इतिहास बताता है कि यहां किसी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता पर काबिज नहीं हुई है। वहीं तमाम एग्जिट पोल भी प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो भी यह एक रिकॉर्ड होगा। जानकारों की माने तो हिमाचल प्रदेश में चुनावी लड़ाई बेहद करीबी है। पिछले विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग और इस बार हुई मतदान के बाद चुनावी विशेषज्ञ भी कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, केंद्रीय सरकार की योजनाओं के सहारे भाजपा को उम्मीद थी कि वो इस बार मोदी का भी एक जादू चलता है प्रधानमंत्री का, तो भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि वो वहां पर जीतेगी। और पहले आम आदमी पार्टी ने सीरियसली इस चुनाव को लड़ने की घोषणा की, उसके बाद वो नॉन सीरियस हुए और उसके बाद ये लगा कि कांग्रेस फायदे की स्थिति में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां से एक तरह से विड्रॉ करके उसने पूरा कंसंट्रेशन गुजरात पे किया। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा की माने तो ये पहली बार है जब प्रदेश में चुनाव सिर्फ एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता दिखा है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने जमकर भुनाया है। इससे सत्ता पक्ष भी दबाव में नजर आया है। वीरभद्र सिंह और इनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस ने क्लियर कट घोषणा की कि वो नेता की घोषणा करेगी नहीं। जैसे जयराम जी घोषित मुख्य थे नेता, वो कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हिमाचल में मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। तो इसमें आकलन ये है जो मुख्य तौर पर लगाया गया कि मुझे लगता है कि जो स्थिति वीरभद्र सिंह जी की अनुपस्थिति में थी, उसमें कांग्रेस ने एक अच्छा निर्णय लिया था, क्योंकि उनके पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं था। ये पहली बार है कि जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी पिच पर खड़े नहीं दिखे। कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की कमी कांग्रेस को जमकर खली है। आलम ये रहा कि कांग्रेस को पहली बार राज्य में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरना पड़ा। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल भी सक्रिय रूप से नजर नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। और जनादेश में यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। लोकतंत्र की जननी भारत करेगा G20 की मेजबानी। तो आइए इसे बनाएं वैश्विक बदलाव की शुरुआत। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। और हिमाचल प्रदेश में कल होने वाली मतगणना से जुड़ी तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने खास बातचीत की हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान हुआ था और अब इंतजार है मतगणना का। जी हाँ, तो मतगणना हो रही है 8 दिसंबर को। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए क्या कुछ तैयारियां की है, इस बारे में खास बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग जी। सबसे पहले ये बात है कि 8 दिसंबर गुरुवार को यहाँ पर जो है मतगणना होनी है। निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ तैयारियां की है मतगणना को लेकर के? जी, जो निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। 8 दिसंबर को ये मतगणना होनी है। हमारे यहाँ 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 68 हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं, 59 लोकेशंस हैं और 8 दिसंबर को ये काउंटिंग होगी। इसके लिए काउंटिंग हॉल्स की तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है। काउंटिंग हॉल्स में जो है वो काउंटिंग टेबल्स 8 से लेके 14 काउंटिंग टेबल्स लगेंगे फॉर EVM काउंटिंग। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स डिफेंस पर्सनल के हैं, उसकी स्कैनिंग के लिए जो स्कैनिंग मशीन्स प्रोवाइड की गई हैं उनका ट्रायल भी हो चुका है। और जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग्स के लिए जो है वो टेबल्स जो हैं वो लगभग 500 पोस्टल बैलेट्स के ऊपर एक टेबल विद ARO वो लगाई जाती हैं। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान भी तैयार है और 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो काउंटिंग हॉल में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि आउटर टियर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फिर उसके बाद स्टेट आर्म्ड पुलिस और फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी। जो कैंडिडेट्स हैं वो काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं। हर प्रत्येक टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी नियत समय तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए थे वो काउंटिंग एजेंट्स की अपॉइंटमेंट भी ROs द्वारा की गई है। और जो हमारा अन्य तैयारियां हैं वेदर कंपाइलेशन के रिलेटेड, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ राउंड वाइज रिजल्ट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारी कंप्लीट कर ली गई हैं। और हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट इस वक्त शिमला से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अधिक बातचीत करने के लिए। उर्मिलेश, अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को लेकर जो एग्जिट पोल्स आए उसमें कमोबेश मोटे तौर पर एक कड़े मुकाबले की बात की गई है। ऐसे में दोनों गुट, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ऐसे में उनकी चिंता अपने अपने बागियों से हो जाती कहीं ना कहीं। जी आरिंद्र, बिल्कुल जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है कि जो मतगणना है वो कल जो है सुबह 8 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। एक 12 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान हुआ था और 8 दिसंबर को जो है कल गुरुवार को यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी। आरिंद्र, वो 8 बजे सुबह से हो जाएगी, जिसमें कि जैसे कि हमने मुख्य निर्वाचन आयोग से जब बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि जो मनीष गर्ग हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। 1000 से अधिक टेबलें जो है पूरे राज्य में जो है लगाई गई हैं। उसमें जो है ये कह सकते हैं कि कम से कम 8 टेबलें हैं और अधिक से अधिक 14 टेबल हैं। साथ ही अगर बात की जाए आरिंद्र, तो यहाँ पर जो है कम से कम 10 राउंड होंगे और अधिक से अधिक जो है 18 राउंड होंगे। अब बात अगर राजनीतिक दलों की जाए आरिंद्र, तो आज जो है जब हम यहाँ शिमला के तमाम जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों खेमों को हमने देखा है तो काफी गर्मा गर्मी जो है यहाँ पर दिखाई दी है दोनों खेमों में। भारतीय जनता पार्टी जहां कल के लिए अपनी एक रणनीति तैयार कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ भी देखा गया कि उसके तमाम
तमाम जो कार्यकर्ता थे वो आज जो है उनके कांग्रेस का जो दफ्तर है, राज्य दफ्तर का शिमला में, उसमें दिखाई दिया। आरिंद्र, अगर बात की जाए तो जैसे कि पूरे चुनाव को हमने यहाँ पर कवर किया है हिमाचल के, तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे थे आरिंद्र। उसके अलावा जो है क्षेत्रीय दल और कुछ वामपंथी जो है दल भी यहाँ पर जो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा था। अब जो है आज जो है ये आखिरी रात कह सकते हैं, और तमाम जो प्रत्याशी है उन प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो कल सुबह 8 बजे खुलेगा। किसकी लॉटरी लगेगी आरिंद्र, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिमाचल की जनता जनार्दन ने किसको जनादेश दिया है, ये जो है 9 बजे से जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 11 बजे के आसपास आरिंद्र तमाम जो हमारे दर्शक है उन दर्शकों को दूरदर्शन डीडी न्यूज के माध्यम से जो है पता चल जाएगा कि हिमाचल के जो रुख है, जो हवा है, वो किस तरफ जा रही है। आरिंद्र, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी आज शिमला पहुंच चुके हैं। मौसम बहुत सर्द है लेकिन राजनीतिक जो गर्मी है वो काफी तेज यहां पर हो चुकी है। और जो बागी की सवाल आपने किया था आरिंद्र, कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों की जो पैनी नजर है वो भी जो है बागियों पर यहां पर है, टिकी हुई है। देखना होगा कल जब रुझान आएंगे तो क्या कुछ सामने आएगा, ये कल सुबह पता चलेगा। उर्मिलेश, महत्वपूर्ण यह कि दोनों खेमे अपनी अपनी तरीके से दावा कर रहे हैं जीत का, लेकिन लड्डुओं का ऑर्डर किसने किया, इससे भी थोड़ा सा एक अंदाजा लगेगा। जी आरिंद्र, बिल्कुल, हमने कांग्रेस जब दफ्तर में गए और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गए, दोनों दफ्तरों में जो है रणनीति बनाई जा रही थी और हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि आप कल सुबह तक का इंतजार करिए। और दावा जो है दोनों पार्टियों का है कि जो है जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम प्रचंड जीत के साथ वापस आएंगे और ये रिवाज जो है हम लोग को जो है बदलेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस का भी ये तमाम जो आला नेता थे कांग्रेस के, उनका ये कहना था कि कांग्रेस जो है इस बार जो है हिमाचल में वापस आ रही है और जीत का दावा वो अपना कर रहे थे। हालांकि अब कल सुबह जो है कुछ घंटे ही रह गए हैं आरिंद्र, जब हमारे दर्शकों को ये पता चल जाएगा, लेकिन दोनों जो है लड्डुओं का जो है ऑर्डर दे चुके हैं। अब देखना होगा कि कल किसके लड्डू जो है ज्यादा मीठे होते हैं और कहां लड्डू फीके होते हैं, ये बस कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं आरिंद्र। बिल्कुल, नतीजे किसके लिए मिठास लाते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, हमारे साथ शिमला से जुड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश पर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जनादेश में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज के माध्यम से कल सुबह 7 बजे से लगातार सबसे सटीक और सबसे जरूरी और विश्वसनीय जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो आप सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर ही देख पाएंगे। कि उसके लिए आप कल सुबह 7 बजे से डीडी न्यूज से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। सबसे पहले विश्वसनीय, सही और सटीक नतीजे आपको मिलेंगे डीडी न्यूज पर। फिलहाल आज के जनादेश के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।